हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति और विस्तार। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको थ्योरी वाली वीडियो प्रोवाइड करी हुई है, लेकिन आज आपको मैं ये 100 एमसीक्यू करवाऊंगा और आपका ये चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो अब तक एग्ज़ाम में आए हैं, वो आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन रहने वाला है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन या फिर हमारा जो ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है जनवरी से दिसंबर तक का, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सैंपल आप ये देख सकते हो। बाकी जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए, कोई भी पेड कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पूरा वीडियो देखने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और यकीन मानिए एमसीक्यू पैटर्न मेरे ख्याल से बेस्ट रहता है किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का विशाल पठार किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड। ये आपने ध्यान रखना है। भारत का जो विशाल पठार है ये किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। डिटेल में बात करेंगे, गोंडवाना लैंड महाद्वीप पैंजिया का एक भाग था जो पैलियोजोइक और मेसोजोइक युगों के दौरान अस्तित्व में था। और अगर हम बात करें कि जो गोंडवाना लैंड है इसमें वर्तमान समय में कौन कौन से महाद्वीप हैं, तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय उपमहाद्वीप शामिल थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम भारत किस महाद्वीप में स्थित है? पूछा जा रहा है जो इंडिया है वो किस कॉन्टिनेंट में है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है, ठीक है, और ये जो आपको हरे वाला दिख रहा है हिस्सा पूरा, ये क्या है? एशिया महाद्वीप के सभी देश हैं और यहाँ पे हमारा ये प्यारा भारत है। और अगर हम बात करें भारत किस कॉन्टिनेंट में है, मैंने आपको बता दिया एशिया कॉन्टिनेंट है। पूछा जाए किस गोलार्ध में है, तो देखिए भारत जो है ये है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये भी आपको ध्यान रखना है, आगे क्वेश्चन आएगा आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। अगर हम बात करें कि विश्व में कितने महाद्वीप हैं, विश्व में कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, और अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है जिसमें कि हमारा प्यारा भारत भी है, और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया यानी कि ओशनिया कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भरत वंश के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा। निम्नलिखित में से किस वेद में सबसे पहले इस वंश का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 2.42%। देखिए आपको बताना चाहता हूँ जो भारत का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के कितने परसेंट है? 2.42%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम भारत के संविधान ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिया, डैट इज़ भारत। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का जो संविधान, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, इसके अंदर देश को इंडिया डैट इज़ भारत घोषित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हेरोडोट्स। हेरोडोट्स के द्वारा भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 7वां स्थान है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो समझ लेते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो 6 बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं? मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा प्यारा भारत है 7वें नंबर पे है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में। तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे रशिया है, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 पे चीन। कभी कभी चीन आपको 3 नंबर पे लिखा हुआ मिलता है कहीं कहीं पे, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, जो चीन देश है, चीन का ना जितने भी इसके पड़ोसी देश है सबके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है। काफ़ी सारे इसने मतलब कि लैंड जो है ना पड़ोसी देशों के एक्वायर किए हुए हैं, इसलिए तीसरे नंबर पर चीन मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल में यूएसए है। ठीक है, 5वें नंबर पे ब्राज़ील, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे कौन? हमारा देश भारत है, और 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। राइट आंसर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये भारत का क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। डायरेक्टली क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में आते हैं, सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और मैं आपको MCQ तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका रिविज़न भी हो जाए एग्ज़ाम से पहले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखिए ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। कैसे है समझा देता हूँ। ये आपके सामने हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताओ भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भारत है ना, ठीक है, भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। और यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार की बात हो रही है। इस तरह की जो लाइनें होती हैं, ठीक है, ग्लोब के ऊपर ये प्रकार की इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और एक फैक्ट आपको और भी ध्यान रखना है कि जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, इनमें जो बीच की दूरी होती है हमेशा बराबर रहती है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लीजिए। देखिए डिटेल में समझते हैं। मुख्य भूमि की बात करेंगे पहले हम। मुख्य भूमि मतलब ये जो आपके सामने इंडिया का मैप दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं मेनलैंड यानी कि मुख्य भूमि। तो भारत की जो मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है, यही मैंने आपको बताया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब कि कन्याकुमारी से लेके लद्दाख तक। अगर हम द्वीपों की सहित बात करेंगे, यदि हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल करते हैं तो इसका विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से शुरू होता है, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम आपको पता है कि ये तो हमारा मेनलैंड हो गया, ठीक है, ये आपके सामने ये हमारा प्यारा भारत क्या है? मेनलैंड है। लेकिन आपको पता है ना कि कुछ द्वीप समूह भी हैं भारत के, जैसे कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ध्यान देना यहाँ पे आप, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे एक लैटिट्यूड और शो हो रहा है, वो कौन सा है? 6 डिग्री 45 मिनट। तो फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा ना, वो मेनलैंड का ही पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक दो बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट और आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि उत्तर, है ना, तो मैंने आपको बताया था ना कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। लैटिट्यूड वाइज, अक्षांश वाइज भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे उत्तर ही हो। आपको ना एग्जामिनर क्या करेगा, देखो सब कुछ यहाँ पे सेम दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऑप्शन ए में सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे दक्षिण लिख दिया हुआ है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। सही क्या होगा? उत्तर, है ना, नॉर्थ में। आगे मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुमानित डिग्री विस्तार को अगर हम देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच का जो अंतर आता है लगभग 30 डिग्री माना जाता है, ठीक है। मतलब ये जो दोनों लैटिट्यूड हैं, या इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 30 डिग्री लगभग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का मुख्य भूमि देशांतरीय विस्तार निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी मैंने आपको अक्षांशीय विस्तार बताया, अब उतना ही इंपॉर्टेंट आ गया देशांतरीय विस्तार यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड लाइंस कौन सी होती हैं। देखिए इस प्रकार की जो लाइनें आपको दिख रही है ना, ठीक है, ये हैं कौन सी? देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। एक चीज़ आपको मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो दूरियाँ होती है ना, देखो यहाँ पे इक्वेटर होगा, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर हमारा भारत है, ठीक है। तो इक्वेटर पे जो दूरी होगी ना, ये वाली दूरी जो होगी वो ज़्यादा होंगी, लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ही ऊपर जाएगा, पोल्स की तरफ जाएगा ना, ये दिख रहा है अभी आप, ये जो दूरी है कम होती जा रही है ना। तो ये एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने ऊपर बताया था कि अक्षांश में ऐसा नहीं होता। अक्षांश में जो दूरी होती है ना, ये बराबर रहती है, लेकिन देशांतर में ऐसा नहीं होता। देशांतर में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पे होगी? भूमध्य रेखा के ऊपर, यानी कि इक्वेटर पे। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे पोल्स की तरफ, ये कम होता जाएगा। और इसका एक और फैक्ट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि भारत का मुख्य भूमि देशांतरीय विस्तार निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी,
68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्व लिखा हुआ है ना, ठीक है, यानी कि ईस्ट लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ इक्वेटर होगा, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर हमारा भारत है, तो इसलिए हम बोलते हैं भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखिए, कुछ ऐसी लाइन भी होती है, ठीक है, मतलब जो हमारा ग्लोब होता है जिसे हम प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं, तो भारत ना प्राइम मेरिडियन लाइन, ठीक है, कि इस साइड है, पूर्वी साइड है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने पूर्व लिखा हुआ है। अभी आपको मैं ग्लोब से समझा दूंगा वो चीज़। फिलहाल आपको ये पता लग गया ना कि जो भारत का मुख्य भूमि देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच लगभग 29 डिग्री या बोल सकते हो लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। इस व्यापक विस्तार के कारण भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अनुमानित डिग्री विस्तार की अगर हम बात करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये 97 डिग्री 25 मिनट है, ये वही लाइन जो की बात हो रही है कि बीच का अंतर लगभग 30 डिग्री माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यही हमारा क्वेश्चन था कि जो भारत का मुख्य देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। ये चीज़ आप मैप में देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। तो यही हमारा आंसर था, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। डिटेल में बात करेंगे, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का कुल वास्तविक विस्तार 3214 किलोमीटर है। यह विस्तार उत्तर में इंदिरा कोल यानी कि लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर की तुलना में 281 किलोमीटर से अधिक है। मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है, देखिए ये है क्या उत्तर, ये है दक्षिण, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 3214 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि पूर्व, ये क्या है, ये है पूर्व, ठीक है, ये वाला, और ये है पश्चिम, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना 2933 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हो कि देखो यहाँ इसके बीच में और इसके बीच में भी 30 डिग्री का ही था ना डिफरेंस, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 30 डिग्री का डिफरेंस था। तो ये डिफरेंस इतना ज़्यादा कैसे आ गया कि यहाँ पे 3214 किलोमीटर आ रहा है, यहाँ पे 2933 किलोमीटर आ रहा है। तो इसका रीज़न मैं आपको अब बताना चाहूँगा। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जो भी लाइन्स हैं यहाँ पे अक्षांश वाली, इनके बीच की डिस्टेंस कितना होता है, बराबर रहता है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जो देशांतर वाली लाइनें होती हैं, जो इस प्रकार की आपको लाइनें दिख रही हैं, ठीक है, जैसे इक्वेटर से ऊपर जाओगे ना आप, डिस्टेंस कम होनी शुरू हो जाएगी। देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम आ गई है ना, तो इसी वजह से ये फ़र्क आ जाता है। ठीक है, आई होप कोई चीज़ क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार तथा पूर्व पश्चिम विस्तार के मध्य कितना अंतर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 281 किलोमीटर है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया ऊपर, ठीक है, वही हमारा एमसीक्यू फॉर्मेट में आ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारत उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर की दूरी तय करता है। डिफरेंस कितना आ गया दोनों में, 281 किलोमीटर। यही मैंने आपको चीज़ें समझाई ऊपर, है ना, ऊपर जो भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा वो यही चीज़ समझा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है। भारत का जो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है 2933 किलोमीटर है। मैप में आप ये देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए क्लीन मैप में, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस पूछ रहा है कितना है, 2933 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का कुल विस्तार 2933 किलोमीटर है। यह विस्तार अरुणाचल प्रदेश के कीबुथु से लेकर गुजरात के कच्छ का जो गुहार मोती है यहाँ तक फैला हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत जो है देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। मैंने आपको बताया था ना, देखिए यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। सेंटर में ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा या बोलो विषुवत रेखा। जो भी देश भूमध्य रेखा के ऊपर होंगे उन्हें हम बोलेंगे वो देश उत्तरी गोलार्ध में हैं, ठीक है। जो देश भूमध्य रेखा के नीचे होंगे उनको हम बोलेंगे वो देश कहाँ पर हैं? वो देश हैं पश्चिमी गोलार्ध में। और हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है? भूमध्य रेखा के ऊपर है, इसलिए हम कहेंगे हमारा भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में है। अब पूछा जा रहा है कि देशांतरी दृष्टि से, देखिए ये वाली जो लाइंस आपको दिख रही हैं इमेजिनरी लाइंस, इनको हम कहते हैं देशांतर रेखा। यहाँ पे ना एक होता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो यहाँ से इस तरफ जो देश होंगे ना उनको हम बोलेंगे वो देश हैं पूर्वी गोलार्ध में, और जो देश इस तरफ होंगे उन्हें हम बोलेंगे वो हैं पश्चिमी गोलार्ध में। तो आप ये देख रहे हो कि हमारा भारत यहाँ पर है, तो देशांतरी दृष्टि से हमारा भारत कहाँ पर हो गया? पूर्वी गोलार्ध में हो गया। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भारत देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती हैं, ठीक है। बोला ना मैंने आपको, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये जो है, ठीक, इनको हम बोलते हैं क्या? देशांतर रेखाएं। आई होप आपको चीज़ क्लियर हो रही होगी, ठीक है। और ये सेंटर में कौन सा है? प्राइम मेरिडियन। इस साइड जो देश होंगे वो कहाँ पे होंगे, किस गोलार्ध में होंगे? वो होंगे पूर्वी गोलार्ध में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? अब आपको ये चीज़ का आंसर भी पता ही होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में है भारत अक्षांशीय दृष्टि के हिसाब से। डिटेल में बात करेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती, बल्कि ये दोनों ही रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची गई परस्पर समानांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ग्लोब पर अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? 181। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? कर्क रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से निकलती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। सेंटर से एक लाइन जा रही है, इमेजिनरी लाइंस। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कर्क रेखा जो है ना भारत को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है, ठीक है। अब डिटेल में हम बात कर लेंगे। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना कि ये राज्य कौन सा है? गुजरात है। फिर आ जाता है राजस्थान, सबसे छोटा राजस्थान से निकलता है, ठीक है। फिर आ जाता है मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़, फिर आ जाएगा कौन सा? झारखंड। झारखंड के बाद आप ये देख रहे हो कौन सा आ रहा है? त्रिपुरा। यहाँ पे देखो त्रिपुरा भी होगा, ठीक है, त्रिपुरा है। उसके बाद मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है। टोटल मिला के कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है ये। अब देखिए ये जो 8 राज्य हैं इनको याद करने की एक ट्रिक भी मैंने आपके लिए बनाई हुई है। ये 8 राज्य आपके सामने लिखा हुआ है। ट्रिक है मित्र, पर, गमछा, झार। तो देखिए यहाँ पे मित्र लिखा हुआ है, ठीक है। तो मित्र से क्या हो जाएगा? मिजोरम। त से, त्र से त्रिपुरा। फिर मैंने कहा पर, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गमछा। तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और फिर बोला मैंने आपको झार, तो झार से झारखंड। आई होप कोई ट्रिक से क्लियर हो गया। आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। देखिए भारत की जो सीमा है, भारत का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी बनाता है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 5 राज्यों से लगती है। ये राज्य हैं कितने? कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी सीमा जो है पश्चिम बंगाल राज्य बनाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ कितने किलोमीटर लंबी है? 4096 किलोमीटर लंबी है। सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं।
अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। डिटेल में बात करेंगे, लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है। डिटेल में हम बात कर लेंगे। देखिए ये हमारा भारत है, ठीक है, और यहाँ पे है लक्षद्वीप, ठीक है, ये लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप जो है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। यह अरब सागर में भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वो कवरत्ती है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और ऊपर मैंने आपको चीज़ें बताई थी ना कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, 3214 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं ना, इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। वैसे मैंने करवाया हुआ है इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17.5%। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग जो है ये भारत में निवास करता है। डिटेल में बात करेंगे, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह बढ़कर लगभग 17.7% हो गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो देखिए वर्तमान में भारत में कुल मिला के कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ये आपने ध्यान रखने हैं। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। अब ये 28 राज्य कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, हम सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये दोनों के दोनों जो है ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, ये राज्य नहीं है। पहले ये राज्य हुआ करता था, लेकिन आपको पता है ना कि यहाँ से अनुच्छेद 370 खत्म हुआ, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, ठीक है। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये राज्य पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, ये सभी राज्यों के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे सिक्किम आता है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये असम है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये है गोवा राज्य, सबसे छोटा राज्य भारत का, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। ये मैंने आपको भारत के जो 28 राज्य हैं ना ये बता दिए हैं, और 28 राज्य का नाम यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 8। वर्तमान में भारत में कुल मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपने ध्यान रखने। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली दमन द्वीप, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये आपने ध्यान रखना है। तो देखिए लोकेशन देख लीजिए आप। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। दूसरा मैंने आपको बताया चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ कहाँ पे है? पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे है, ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? दादरा नगर हवेली, तो ये वाला है दादरा नगर हवेली दमन द्वीप। फिर हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली भारत की राजधानी यहाँ पे दिल्ली है। जम्मू कश्मीर मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे ये है लद्दाख। लक्षद्वीप की बात करेंगे, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी यहाँ पर है। तो ये हैं भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? पूछा जा रहा है भारत का जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है इसका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा कोल। ध्यान से समझना है आपको, जो मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है। भारत का जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है इसका नाम क्या है? इंदिरा कोल इसका नाम है। तो लोकेशन यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना भारत का उत्तरतम बिंदु, ये है क्या? इंदिरा कोल।
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। इंदिरा कोल लगभग 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो उसका जो अक्षांश नंबर है ये भी आपको पता होना चाहिए, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। इंदिरा पॉइंट बोल लो या पिगमिलियन पॉइंट बोल लो। भारत का दक्षिणतम बिंदु साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट या बोलो पिगमिलियन पॉइंट। यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट या बोलो पिगमिलियन पॉइंट। यह है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। पूछा जाता है बताओ कि ये जो इंदिरा पॉइंट है कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में तो है ही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहाँ पर? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इसका अक्षांश कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। इसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ तो वो क्लियर हो गई। अगर हम पूछा जाए भारत का जो मुख्य भूमि है इसका सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो वो है कन्याकुमारी। ठीक है, ये वाला। क्या अक्षांश नंबर था इसका? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है? भारत का जो वेस्टर्न पॉइंट है इसकी बात हो रही है। ठीक है, इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, वेस्टर्न पॉइंट की। तो पूछा जा रहा है बताओ भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है, वेस्टर्न पॉइंट है, वो कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, गुहार मोती या बोलो सर क्रीक। ठीक है, ये भारत का पश्चिमतम बिंदु है। डिटेल में बात करेंगे। भारत का जो पश्चिमी बिंदु गुहार है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में सर क्रीक के पास एक छोटा सा गांव है। इसका जो भौगोलिक स्थिति है लगभग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, इस वाली लोकेशन की बात हो रही है, गुहार मोती गुजरात में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पूर्वी बिंदु का क्या नाम है? भारत का जो ईस्टर्न पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, किबिथु। किबिथु जो है ये भारत का पूर्वी बिंदु है। डिटेल में बात करेंगे, इस पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, ये भारत का क्या है? पूर्वी बिंदु, नाम है किबिथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में स्थित है। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे, इसकी भौगोलिक स्थिति है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये राजस्थान राज्य है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.41% हिस्सा कवर करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के जो टॉप 3 राज्य हैं, नंबर 1 पे राजस्थान आता है, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र राज्य आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, आप मुझे ये भी बताना कमेंट बॉक्स में कि ये जो मैं आपको MCQ तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक, ये कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, मेरे हिसाब से ये बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें आपको MCQs मिल जाते हैं। जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वैसा आपको पढ़ने को मिल जाता है, साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं कवर करता चल रहा हूँ। और लास्ट में जब आप ये पूरा वीडियो देख लोगे ना, क्वेश्चन तो आपके तैयार हो ही गए, साथ में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, सब मैंने इसमें डाल दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा राज्य। और आपको मैं एक और अपडेट दे देता हूँ कि जो अगला चैप्टर है ना आपको भारत का भूगोल का, वो मिल जाएगा। कौन कौन से मिलने वाले हैं? भारत के समुद्री तट नेक्स्ट मिलेगा, उसके बाद भारत का पड़ोसी देश, और सभी भारत के भूगोल के जितने भी चैप्टर हैं वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, जल्दी से जल्द। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर है। टॉप 3 देखेंगे यहाँ पे, सबसे छोटा गोवा है, गोवा सबसे छोटा है। ठीक है, गोवा से ऊपर आता है सिक्किम, सिक्किम से ऊपर आता है त्रिपुरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? ऊपरी मैंने आपको बताया था कि उस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा।
और पूछा जाए कि जो पृथ्वी है उसे दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो उसे हम इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। लेकिन भारत को लगभग दो बराबर हिस्सों में कौन बांटता है, कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। डिटेल में बात करेंगे, भारत को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली रेखा कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। इसका जो अक्षांशीय मान है, इसका जो लैटिट्यूड नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए 23 डिग्री 30 मिनट, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका उत्तरी 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है, ये इसका अक्षांशीय मान है या बोलो लैटिट्यूड नंबर है। कर्क रेखा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पूछा जाए बताओ कर्क रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है, तो देखिए जो माही नदी है ना, ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। पूछा जाए बताओ कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित राजधानी कौन सी है, तो वो है झारखंड की राजधानी रांची। पूछा जाए कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। ये चारों फैक्ट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि कर्क रेखा का पूछा जाएगा बताओ अक्षांशीय मान कितना होता है, 23 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक का अनुमानित समय अंतराल कितने घंटे का है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, 2 घंटे का है। देखिए आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत जो है, आपको पता है कि भारत का जो यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933, मतलब गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश का जो एंड है। लेकिन इतना विशाल होने के बाद, इतनी लंबाई होने के बाद भी भारत का जो टाइम यहाँ पे जो होगा ना गुजरात में, वही अरुणाचल प्रदेश में होगा। लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे ना, ये समय अंतर कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। और भारत में सिर्फ एक ही टाइम जोन है। एक ही टाइम जोन होने के कारण ना टाइम गुजरात में भी सेम रहता है और अरुणाचल प्रदेश में भी सेम रहता है। भारत का विस्तार पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है, जो लगभग 30 डिग्री के देशांतर को कवर करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, गुजरात का जो अक्षांश कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, और अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। इस हिसाब से आप कह सकते हो कितना, 30 डिग्री का ये डिफरेंस आ जाता है। और पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लग जाता है। इस प्रकार ये 30 डिग्री को जब हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई करोगे 120 मिनट आ जाता है, मतलब कि 2 घंटे का अंतर आ जाता है। इसी कारण से जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर सूर्योदय गुजरात की तुलना में 2 घंटे पहले ही होता है। 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन टाइम सेम रहता है। टाइम सेम रहने का कारण क्या है कि जो हमारा देश है वो सिर्फ एक ही टाइम जोन को फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा का देशांतर कितना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की जो मानक समय रेखा, इसका देशांतर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय रेखा मिर्ज़ापुर शहर के पास से गुजरती है। पूछा जाए कि बताओ भारत की जो मानक समय रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है कहाँ पर, मिर्ज़ापुर शहर से। यह आपने ध्यान रखना है, जो कि है प्रयागराज के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी डबल स्टार मार्क करना। भारत की मानक समय रेखा, जो कि मैंने आपको बताया कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो कर्क रेखा है भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब बात किसकी हो रही है, मानक समय रेखा की, जो कुछ इस प्रकार से गुजरती है भारत से। पूछा जा रहा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 5। यह आपने ध्यान रखना है, डिटेल में हम बात कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको मैं फ़ोटो से समझा देता हूँ। ये हमारा प्यारा भारत है। मैंने आपको बताया था कि जो कर्क रेखा है वो कुछ इस प्रकार से गुजरती है, ऐसे ही बताया था मैंने आपको। 8 राज्य थे। अब वो था कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था। लेकिन ये क्या है, ये है हमारा मानक समय रेखा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से गुजरती है, ठीक है, अलग कलर से कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से गुजर रही है। देखिए पूछा जा रहा है बताओ कितने राज्यों से होकर गुजरती है।
तो भारत की जो मानक समय रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों के नाम हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण तक में। तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, फिर मध्य प्रदेश आ गया, फिर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़, फिर हम बात करेंगे कहाँ से, ये उड़ीसा से भी निकला यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे आ गया आंध्र प्रदेश। टोटल मिला के 5 राज्य हैं ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? पूछा जा रहा है। देखिए, जो भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटे आगे है। ठीक है, हमने ग्रीनविच मीन टाइम को इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रीनविच टाइम है, यहाँ पे आ गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो पूछा जा रहा है कि इससे ना भारत कितना आगे है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 5.5 घंटे आगे है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्क रेखा, जिसे कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है छत्तीसगढ़ में। ये चीज़ ना ऊपर क्लियर हो जाएगा आपको। देखो, मैंने आपको बोला था ना कि ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पे जो मैंने कर्क रेखा बनाया था उसको थोड़ा सा मुझे नीचे बनाना पड़ेगा एक्चुअल में जो होता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। पूछा ये जा रहा है कि जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा जो है, ठीक है, और ये जो रेखा है ये वाली मानक समय रेखा कहाँ पर काटती है? तो फ्रेंड्स ये काटती है आपस में दूसरे को छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। डिटेल में बात कर लेंगे। देखिए, भारत में जो कर्क रेखा है जिसका अक्षांश नंबर मैंने आपको बताया 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है। भारतीय मानक समय जिसे कि हम IST बोलते हैं, जिसका देशांतर रेखा कितना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। आधिकारिक तौर पर यह कटाव बिंदु छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित माना जाता है। तो पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में कहाँ पर? कोरिया जिले में। लेकिन कहीं कहीं पर आपको सूरजपुर जिला भी मिलता है लिखा हुआ। ठीक है, इसलिए दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला या बोलो सूरजपुर जिला। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से लगती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। भारत के जो 9 राज्य हैं इनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। समुद्र तट से लगने वाले भारत के जो 9 राज्य हैं कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख लीजिए एक बार, जो समुद्र तट से लग रहे हैं गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। टोटल मिला के कितने? 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट से लगती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। भारत के जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। समुद्र तट से लगने वाले भारत के जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ये एक ही नाम है। ठीक है, पहले अलग अलग हुआ करते थे लेकिन अब इनको मर्ज कर दिया गया है। तो अगर आपको मैं फ़ोटो से समझाऊं तो वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो कौन कौन से मैंने आपको बताया? पुडुचेरी, ठीक है, यहाँ पे पुडुचेरी है। और अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप आप सभी को पता है कि यहाँ पे है। अगर हम बात करें दादरा नगर हवेली द्वीप समूह की तो यहाँ पे आ जाता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, टोटल मिला के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 4। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात की तटरेखा की लंबाई अब आधिकारिक तौर पर 2340.62 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, नई लंबाई की बात हो रही है। ये पहले ही छोटी हुआ करती थी, अब कितनी हो गई है? 2340.62 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में कौन से राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है गोवा। देखिए, मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन करवाया था ना यहाँ पे कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात है। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। गुजरात की जो तटरेखा की लंबाई है ना, आधिकारिक तौर पर अब कितनी हो गई है? 2340.62 किलोमीटर। इससे पहले यह लगभग कितनी थी? 1600 किलोमीटर। जब भी आप एक साल पहले, मतलब कि 2025 में ये अपडेट आया है, 2025 से पहले आप जब भी
इसका आंसर देखते थे ना तो आपको 1600 किलोमीटर मिलता था, ठीक है, ऑप्शन में। लेकिन अब नया कितना हो गया है, 2340.62 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की अगर हम बात करेंगे, गुजरात नंबर 1 पे है, तमिलनाडु नंबर 2 पे, आंध्र प्रदेश नंबर 3 पे है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको उसका आंसर भी बता दिया कि भारत में कौन सा राज्य जिसकी तटरेखा सबसे छोटी है, तो वो है गोवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत में किस बिंदु पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वह पॉइंट है जहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। डिटेल में बात करेंगे, भारत में कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है। इस भौगोलिक बिंदु को कैप कॉमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बैरन एवं नारकोंडम। भारतीय क्षेत्र में स्थित जो दो ज्वालामुखी द्वीप हैं वो है बैरन एवं नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप की अगर हम बात करेंगे, यह भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको जो बताया ना कि बैरन और नारकोंडम दो ज्वालामुखी द्वीप हैं भारत के, इसमें से जो सिर्फ बैरन है ना, ये ही सक्रिय है। और अगर हम बात करें नारकोंडम द्वीप की, यह एक प्रसुप्त या बोल सकते हो निष्क्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। यह दोनों द्वीप बंगाल की खाड़ी के पूर्वी हिस्से अंडमान सागर में स्थित हैं। यहाँ पे आप इनकी लोकेशन देख सकते हो। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है बैरन लैंड और ये है नारकोंडम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्बू द्वीप का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष है, ये जम्बू द्वीप का अंग था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, सर्वेक्षण विभाग की नवीनतम रिपोर्ट जो कि 2025 में आई है, के अनुसार द्वीप समूह सहित भारत की जो कुल तटीय लंबाई है वो कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11,098.81 किलोमीटर। सर्वेक्षण विभाग की जो नई रिपोर्ट आई है 2025 की, इसके अनुसार द्वीपों सहित भारत की जो कुल तटीय लंबाई है वो है 11,098.81 किलोमीटर। डिटेल में बात करेंगे, सबसे पहले पुराने आंकड़े की बात करेंगे। पारंपरिक रूप से जो भारत की मुख्य भूमि की लंबाई थी लगभग 6100 किलोमीटर और कुल तटीय लंबाई द्वीपों सहित 7516.6 किलोमीटर मानी जाती थी, ठीक है। ये अब तक आप पढ़ते आ रहे थे कि भारत की तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर हम बोलते थे द्वीपों सहित, ठीक है, ये तो हम पढ़ते थे। लेकिन नया डाटा आ गया कब? 2025 में। तो जो नया आंकड़ा आया संशोधित होकर, वो हम देख लेते हैं। भारत के जो मुख्य भूमि की तटीय भाग की नई लंबाई है लगभग 11,098 किलोमीटर है। हाल ही में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा और तकनीकी माप पर आधारित है। परिणाम की हम बात करेंगे, इस विस्तृत मैपिंग के कारण तटरेखा की जो मापी गई लंबाई में लगभग 48% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? ध्यान से समझना है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का जो उत्तरी भाग है किस नाम से जाना जाता है? उसे हम बोलते हैं क्या? कोंकण तट। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी है। भारत अफगानिस्तान सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। यह सीमा भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। यह सीमा जम्मू कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से लगती है। देखिए भारत के जो 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई है वो हम देख लेते हैं। अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है, यह आपने ध्यान रखना है। और अफगानिस्तान के साथ जो टच होता है वो लद्दाख टच होता है। बांग्लादेश के साथ हम बात करेंगे 4096.7 किलोमीटर है।
और बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। नेक्स्ट है भूटान। भूटान भारत की लंबाई है 699 किलोमीटर। राज्य कौन कौन से लगते हैं भारत के भूटान के साथ? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेक्स्ट हम बात करेंगे पड़ोसी देश हमारा चीन। तो भारत चीन सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। और कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। बात करेंगे भारत म्यांमार की। तो देखिए लंबाई 1643 किलोमीटर है। और कौन कौन सीमा बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड। बात करेंगे नेक्स्ट हम क्या? नेपाल और भारत की सीमा की 1751 किलोमीटर लंबी है। और अगर हम ये बात करें कि नेपाल भारत के राज्यों को टच करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान की जो सीमा की लंबाई है 3323 किलोमीटर है। और कौन से भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश टच करते हैं पाकिस्तान को? राजस्थान राज्य, जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात राज्य और पंजाब। ये आपने ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि जो भारत के 16 राज्य हैं ना, पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। और इनकी लंबाई कितनी होती है? 15,106.7 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रायद्वीपीय पठार। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, 15,200 किलोमीटर। भारत का जो स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, लगभग 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितने किलोमीटर है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10.6%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? वो है 10.6%। डिटेल में बात करेंगे, जनवरी 2026 के नवीनतम भौगोलिक आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल भूभाग का लगभग 10.6% या बोल सकते हो लगभग 11% भाग जो है पर्वतीय है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसी के साथ कुछ और फैक्ट भी हैं, वो भी आप देखिए। पहाड़ी क्षेत्र 18.5% हैं। पठारी क्षेत्र की बात करेंगे 27.7% है। मैदानी भाग 43.2% है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान का वह भाग जो आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग, ठीक है, क्या बोल रहा है? पूर्वी तटीय मैदान का वह भाग जो आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग और ओडिशा के दक्षिणी भाग में फैला है, क्या कहलाता है? तो देखिए ये कौन सा तट है? पूर्वी तट है ना, ये वाला, ये पूर्वी तट है। पूछा जा रहा है यहाँ पे, बताओ जो आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है ना, रुको रेड से करता हूँ, ये आंध्र प्रदेश आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है, मतलब ये वाला, और ओडिशा का दक्षिणी भाग मतलब ये वाला, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसे कहते हैं क्या? राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तरी सरकार। ठीक है, इस तट को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहा जाता है। आई होप कोई चीज़ क्लियर हो गई। डिटेल में बात करेंगे, पूर्वी तट की हम बात करेंगे। देखिए जो बंगाल की खाड़ी के किनारे वाले जो तट है ना, उनको हम पूर्वी तट कहते हैं। ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पे बंगाली खाड़ी होता है पूरा ये, और इसके साथ जो तट लग रहे हैं ना, उनको हम कहेंगे पूर्वी तट। पूर्वी तट जो पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है, चौड़ा है और इसे उत्तर से दक्षिण तक निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्कल तट की। 3 तट है यहाँ पे पूर्वी तट पे मेन। कौन कौन से? उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट जो कि मैंने आपको अभी बताया, तीसरा कोरोमंडल तट। इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? उत्कल तट की। ठीक है, मैप से समझोगे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्कल तट की। देखिए ये जो तट है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो तट है,
यहाँ से ये जो है इसको हम उत्कल तट कहते हैं। तो क्लियर हो गया आपको, जो ओडिशा का जो तट होता है ना, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ओडिशा राज्य के तटीय मैदानों को उत्कल तट कहा जाता है। दूसरा था उत्तरी सरकार तट, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। उत्तरी सरकार तट कौन सा था, ये वाला, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये था उत्तरी सरकार तट, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों को मिलाकर बना क्षेत्र है जो कृष्णा नदी के उत्तर तक फैला हुआ है। तीसरा कौन सा है, कोरोमंडल तट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोरोमंडल तट। तो ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला है, जो पूर्वी तट का दक्षिणी भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आधा कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का कौन सा वाला हिस्सा, दक्षिणी भाग वाला हिस्सा, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये जो तट है ना ये वाला, इसे हम कहते हैं क्या, कोरोमंडल तट। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस क्वेश्चन में तीनों तट क्लियर कर दिए इंपॉर्टेंट, कौन से वाले, पूर्वी तट वाले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग जो महाराष्ट्र और गोवा को कवर करता है उसे किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोंकण तट। अब आपको फ्रेंड्स ये चीज़ ना मैप से समझा देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जो भारत का पश्चिमी समुद्र तट का जो उत्तरी भाग होता है जो महाराष्ट्र और गोवा को कवर करता है उसे कोंकण तट कहते हैं। यहाँ पे बात पता है किसकी हो रही है, देखिए ये जो है महाराष्ट्र है, ठीक है, और ये है गोवा। इसने बोला कि जो महाराष्ट्र और गोवा को कवर करता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे हम कहते हैं कोंकण तट के नाम से, ठीक है। इस वाले तट को हम कोंकण तट कहते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट को उसके विस्तार और राज्यों के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख नामों से जाना जाता है, कोंकण तट, कनारा तट, मालाबार तट, काठियावाड़ या बोल सकते हो कच्छ तट। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोंकण तट की, ये वाले की। यह उत्तरी भाग है जो दमन से गोवा तक फैला है, इसमें महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्र शामिल होते हैं। ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। दूसरा आ गया कनारा तट, यह मध्य भाग है जो गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक विस्तृत है। मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है किसकी, कनारा तट की। वो गोवा से लेके ये जो कर्नाटक का वाला हिस्सा है, ठीक है, अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये गोवा से लेके यहाँ तक वाला, इसे हम बोलेंगे क्या, कनारा तट। तीसरा कौन सा है, मालाबार तट। ये बार बार एग्जाम में पूछा था, मालाबार तट। यह दक्षिणी भाग है जो मैंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला है। यह मुख्य रूप से केरल राज्य के तट को कहा जाता है, ठीक है। केरल राज्य का तट क्या होता है, मालाबार तट। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखिए ये स्टार्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा केरल वाला हिस्सा आ गया, और ये मैंगलोर से लेके यहाँ तक। तो इसको हम क्या कहेंगे, मालाबार तट। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला है काठियावाड़ या बोल सकते हो कच्छ तट। तो काठियावाड़ तट और या बोल सकते हो कच्छ तट कौन सा है, यह सबसे उत्तरी हिस्सा है जो गुजरात राज्य में स्थित है। इस वाले की बात हो रही है। देखिए ये कच्छ हो गया और ये हो गया काठियावाड़। कहने का मतलब क्या है कि जो कच्छ या काठियावाड़ है कौन सा वाला होता है, गुजरात राज्य वाला। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो ऊपर के 51 क्वेश्चन हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गए हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे इजी तरीका था ये टॉपिक आपका कंप्लीट करवाने का। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। इसका लगभग 85% हिस्सा भारत में और 15% हिस्सा क्या है, पाकिस्तान में, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे आपने कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। इसका लगभग 85% हिस्सा भारत में है, मुख्य रूप से कहाँ पर, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में, और 15% हिस्सा ये पाकिस्तान में फैला हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। कोल्ड डेजर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख जो है ये भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र और सबसे बड़ा शीत मरुस्थल लद्दाख है। यह हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण अत्यधिक शुष्क और ठंडा है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा मैग्नेटिक इक्वेटर दक्षिण भारत के किस स्थान से होकर गुजरती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थुम्बा, केरल में। यह आपने ध्यान रखना है,
थुम्बा जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में है, ये पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है जो कि दक्षिण भारत से गुजरती है। डिटेल में बात करेंगे। थुम्बा यह तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। चुंबकीय विषुवत रेखा के अत्यंत निकट होने के कारण ही यहाँ थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, भारत की मुख्य भूमि का रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। तो देखिए भारत की जो मुख्य भूमि है इसको रामेश्वर द्वीप से अलग करता है कौन। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है पंबन चैनल। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। बात यहाँ पे एडम्स ब्रिज की हो रही है, किन दो देशों के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है आदम का पुल, या बोल सकते हो एडम्स ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है। डंकन पास जो है फ्रेंड्स ये स्थित है किसके बीच, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास। तो यहाँ पे आप देखिए ये है डंकन पैसेज। डंकन पास किसके बीच में, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, यानी कि दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। अगला क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है वह कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात के तट पर। देखिए बताना चाहता हूँ दीव जो है एक द्वीप है, कहाँ पर स्थित है, गुजरात के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है। तो देखिए श्रीलंका को जो भारत से अलग करता है वो है मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। राइट आंसर ऑप्शन बी प्रवाल से। लक्षद्वीप समूह के जो द्वीपों की उत्पत्ति हुई है प्रवाल से हुई है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है। तो देखिए न्यूमोर आइलैंड जो है कहाँ पर स्थित है पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है न्यूमोर द्वीप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, डिटेल में बात कर लेंगे। न्यूमोर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा निर्वासित द्वीप था। यह द्वीप हरिभंगा नदी के मुहाने से लगभग 2 किलोमीटर दूर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के तट पर स्थित था। इसे दक्षिण तलपट्टी के रूप में भी जाना जाता था और यह द्वीप चक्रवात भूला के बाद 1970 में उभर कर आया। समुद्र के स्तर के बढ़ने के कारण 2010 में फिर गायब हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। देखिए भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ये कहाँ पर स्थित है पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, अरब सागर में। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या जो है वो है 36। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बिंदु जो है उसका नाम है कंचनजंगा। ये आपने ध्यान रखना है। और कंचनजंगा कहाँ पर है, ये है सिक्किम राज्य में। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। यह सिक्किम और नेपाल के बीच की सीमा पर पूर्वी हिमालय में स्थित है। यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नंदा देवी कंचनजंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, लेकिन यह पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे निचला बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे निचला बिंदु है, लोवेस्ट पॉइंट है, उसका नाम है केरल का कुट्टूनाड। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे निचला बिंदु कुट्टूनाड है। यह समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। कुट्टूनाड एक ऐसा क्षेत्र है जो केरल राज्य में अलापुड़ा, कोट्टयम और पतनमतिट्टा जिलों को शामिल करता है। इस क्षेत्र की देश में सबसे कम ऊंचाई है और यह विश्व के उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां समुद्र तल से लगभग 1.2 से 3 मीटर नीचे खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है। कौन कौन से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड
और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले किस भारतीय क्षेत्र को काला पानी के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सियाचिन। सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट जो है ये भूमध्य रेखा के निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल द्वारा किन द्वीपों को आपस में पृथक किया जाता है? तो देखिए 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीप को आपस में अलग करता है, किन 2 आइलैंड्स को आपस में अलग करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप को। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को आपस में अलग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी आकृति भारत के मानचित्र के अनुरूप है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, चतुकोशनीय या बोल सकते हो क्वाड्रिलेटर। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रीक। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है इंदिरा पॉइंट ये किस द्वीप पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसके ग्रेट निकोबार द्वीप पर। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी छोर है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ अक्षांश और 93 डिग्री 49 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है, जो इसे भारत का सबसे दक्षिणी भौगोलिक बिंदु बनाता है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ जिला। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है जो 45,674 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है माहे। क्षेत्रफल के अनुसार पुडुचेरी में माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। यह जिला 9 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन सा संस्थान तैयार करता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा या बोलो इक्वेटर के उत्तर में स्थित है। फ्रेंड्स, ये जो लाइन होती है सेंटर में 0 डिग्री, इसे भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर कहते हैं। ऊपर वाले देश जो होंगे उनको हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में है, जो देश नीचे होंगे उनको हम बोलेंगे ये देश दक्षिणी गोलार्ध में। अब भारत ऊपर है यहाँ पर, तो ये हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की नई लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11,098.81 किलोमीटर। ये भारत की तट रेखा की नई लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी का कौन सा जिला श्रीलंका के भौगोलिक रूप से सबसे निकट स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कराईकल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि जो पुडुचेरी का जो जिला है कराईकल, ये श्रीलंका के भौगोलिक रूप से सबसे निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल डमरू मध्य का नाम है।
भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जलडमरू मध्य है, इसका नाम पाक जलडमरू मध्य है। ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 24 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये भारत के अधिकतम राज्यों से होकर गुजरता है। देखिए 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है भारत के 10 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुछ स्रोतों में मणिपुर का भी उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से सबसे अधिक दूर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिणी ध्रुव। ये आपको ध्यान रखना है, ये अक्षांश ऐसा है जो भारत से बहुत दूर है। दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। मैंने आपको बता भी दिया ऊपर। इसके मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर बढ़ने पर दूरी बढ़ती है, ठीक है। भारत का देखो ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा, भारत कहीं यहाँ पर है, ठीक है। और आपको पता है कि जैसे जैसे हम जाएंगे, जैसे जैसे हम नीचे नीचे की तरफ जाएंगे, ये दूरी बढ़ती जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार से जो पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यानी कि 90 डिग्री साउथ, दक्षिणी ध्रुव, ये वाला भारत से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित अक्षांश होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, है ना। ये थोड़ी ना होगा, ये तो देखो आप पास में ही है, दूर तो ये वाला अक्षांश हुआ ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर जो है ये भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। यह सीमा भारत के 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। भारत जो है 7 पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। कौन कौन से देश हैं ये? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है 2। भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। यह देश श्रीलंका और मालदीव हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की क्षेत्रीय सीमा समुद्र कहाँ तक फैली हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 12 समुद्री मील 12 नॉटिकल माइल्स तक भारत की क्षेत्रीय सीमा जो है ये फैली हुई है, यानी कि इंडियाज़ टेरिटोरियल लिमिट जो है ये फैली हुई है। भारत की क्षेत्रीय सीमा समुद्र में आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। 12 समुद्री मील लगभग 22.2 किलोमीटर के बराबर होती है। और आपको बताना चाहता हूँ एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? 1.852 किलोमीटर के हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूरी तक फैला हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 200 नॉटिकल माइल तक। भारत का जो आर्थिक क्षेत्र है ये समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे कि EEZ बोलते हैं, इसके समुद्र तट से 200 समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ है। 200 समुद्री मील लगभग 370.4 किलोमीटर के बराबर होता है। इस 200 समुद्री मील के दायरे में भारत को समुद्री संसाधनों की खोज तथा उनके दोहन का विशेष आर्थिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रेडक्लिफ रेखा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसका नाम है रेडक्लिफ लाइन या बोल सकते हो रेडक्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का नाम है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मालदीव वह मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो देखिए मालदीव जो है और मिनिकॉय द्वीप जो है इसे अलग करता है कौन? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 8 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन, भारत की जलवायु को मुख्य रूप से एक वर्ष में कितने मौसमों में बांटा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 4। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार भारत की जलवायु को मुख्य रूप से एक वर्ष में 4 मौसमों में बांटा गया है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसून के बाद का मौसम। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा ने भारत की खोज किस वर्ष में की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 1948 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, इसे भौगोलिक रूप से क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी का हो जाएगा प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला कहा जाता है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, इस भौगोलिक रूप को हम कहते हैं प्रायद्वीप। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में है हिंद महासागर। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम एक महासागर से जुड़ा हुआ है यानी कि हिंद महासागर से। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, नीचे क्या है हिंद महासागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे क्या है अरब सागर। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये 3 राज्य हैं जो कि क्या हैं 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। सिक्किम जो है नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, भूटान, चीन, म्यांमार से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 8 प्रकार की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की ने उत्पत्ति, रंग, संरचना और स्थान के आधार पर मृदा को 8 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। जलोढ़ मृदा, काली कपास मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय या वन मृदा, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, लवणीय और क्षारीय मृदा, पीटमय और दलदली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 6। डिटेल में बात करेंगे, विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर भारत को 6 भौगोलिक प्रभागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप। आखिरी क्वेश्चन आज का, उत्तरी भारत के विशाल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन टेस्ट का है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितने किलोमीटर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए। किस एग्ज़ाम की आप सब तैयारी कर रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आप सभी के लिए कंटेंट लेकर आ जाऊंगा। और आपको बताना चाहता हूं कि MCQ फॉर्मेट से मैं अभी आपको सभी टॉपिक जो हैं GS के कंप्लीट करवाने वाला हूं। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर हैं सभी मैं वो करवा दूँगा, ठीक है। पूरा वीडियो आप देखना और आपको खुद ही फ़र्क नज़र आ जाएगा कि किस प्रकार से मैं आपको पढ़ाता हूँ। जितने भी कंटेंट होते हैं ना, मतलब इस लेवल का जो कंटेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सब कुछ मैं आपको करवा दूँगा अपनी वीडियोज़ में।
तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।